तो हेलो यार गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फन स्टडीज़ में। तो यार काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बट ये बहुत बहुत आपके काम में आने वाली है। ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली जो वीडियो रहती है ना, वैसी है कुछ। क्योंकि जैसे कि आप सबके जो प्रीलिम्स है वो पास में आ रहे होंगे, बिल्कुल प्रीलिम्स जो है वो पास में आ रहे होंगे। तो ऐसे वक्त अगर हमें कुछ रिवाइज करना हो तो फिर ऐसे वीडियोस बेस्ट रहते हैं। तो यार इस वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए क्लास 10th सीबीएसई के सारे फॉर्मूले मैथ्स के लिए, ठीक है। और ये ज़रूर ध्यान में रखो कि ये सिर्फ 2020 से 2021 वाला जो सेशन है उन बोर्ड्स के लिए, ठीक है। यानी अभी जो आने वाले हैं, जो मई महीने में जो होने वाले हैं बोर्ड्स, उनके लिए है। बाकी भी ऐसा नहीं कि वो नहीं होने वाला, आपको बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा, बट ये वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू रिड्यूस्ड सिलेबस है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू रिड्यूस्ड सिलेबस है ये वीडियो। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान में रखें। इसलिए जितना आपको पूछा जाने वाला है मैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही इंक्लूड करूँगा। और एक्चुअली यार ये वीडियोस एकदम आपके लिए मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको फॉर्मूले तो समझ ही जाएंगे, बट साथ में कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। देखो फॉर्मूला आपको मतलब एक ओवरव्यू देने का, आपको रिवाइज करवाने की गारंटी मैं लेता हूँ। बट जहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स की बात है यार, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको खुद थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी। यूट्यूब पर बाकी कई सारे हैं, इसकी मैं 50% ले सकता हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रटवाते जाऊँगा फॉर्मूले जैसे जैसे वीडियो होगा, मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ऐसा क्यों है, कैसा है। बट आपको ये फुल 100% नहीं मिल पाएगा यार। तो अगर आप सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से ये वीडियो खोलिए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आप इसको एज अ मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो पहले मैं ऐसा प्रेफर करूँगा आपको कि आपको पहले कोई और यूट्यूब पर काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं बाकी चैनल्स के बनाए हुए। एक तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हो या फिर आपके स्कूल में समझा कर मांग सकते हो, समझाया भी होगा। बट जो भी है, आपको जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी मतलब जो भी रेफरेंस से आपको ये समझना है आप समझ लो। बट फार्मूला के लिए ये वीडियो बिल्कुल सफिशियंट है 2021 बोर्ड्स के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ यार, 2020 से 2021 वाले जो बोर्ड्स हैं जो मई महीने में आने वाले हैं, उनके लिए ये मोर देन इनफ है, ठीक है। सो आई होप आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलो यार आगे चलते हैं फिर हम। तो पहले यार जैसे है इधर कि रियल नंबर चैप्टर से शुरू करते हैं। एक सेकेंड, यह कलर कोई और ले लेते हैं, ये कैसा दिखता है। जी हाँ, ये भी चल जाएगा। तो रियल नंबर चैप्टर से हम करते हैं शुरू यार। पहला तो सबसे पहला तो ये है कि भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये तो आपको भी पता होगा कि समझ लो यार, आपको कोई एच सी एफ दिया हुआ है और एल सी एम दिया हुआ है, तो अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो 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 दो नंबर्स है ए इंटू बी, वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एक आपका फॉर्मूला हो गया है, सॉरी माफ़ करना गाइस। और ये दो जो फॉर्मूले हैं ये मैं पर्सनली समझता हूँ कि थोड़े से कम इम्पोर्टेंस के, लो इम्पोर्टेंस, एक्चुअली नहीं रखते ये इम्पोर्टेंस। बट चूँकि आपके एनसीईआरटी में है, और मैंने कोई रॉकेट साइंस तो एक्सप्लेन नहीं किया यार इस वीडियो में, जो कुछ भी है सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए जो भी एनसीईआरटी से। तो एलसीएम जो है, अगर तीन नंबर्स का निकालना, समझ लीजिए वो नंबर तीन है, पी क्यू और आर। तो आपको उन तीनों नंबर्स को, उसका फॉर्मूला रहेगा पी क्यू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर। इन तीनों का जो एच सी एफ रहेगा, और एच सी एफ ऑफ पी क्यू, फिर एच सी एफ ऑफ क्यू आर, और फिर एच सी एफ ऑफ पी आर। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है जैसा आपको इस फॉर्मूला में दिख रहा होगा। बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, अगर भूल भी गए तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए यार। उसके बाद वैसा ही सेम एच सी एफ का भी, अगर एच सी एफ निकालना हो तीन नंबर्स का, तो पहले पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर को मल्टीप्लाई कर दो अपने तीनों नंबर्स को, फिर एलसीएम निकालो उन तीनों नंबर का न्यूमरेटर में, उसको मल्टीप्लाई कर दो इन तीन नंबर्स के प्रोडक्ट से। और उसके बाद एलसीएम निकालना पी क्यू का, एलसीएम निकालना क्यू आर का, और एलसीएम निकालना पी आर का, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद और दो चीज़ें, अब ये कोई फॉर्मूले तो नहीं है बट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंस बिल्कुल रखता है, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया यार। तो अगर x आपका कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर x आपका कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 2 रेस टू n और 5 रेस टू n,
where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. ठीक है, इसका मतलब इसको अगर मैं शॉर्ट में समराइज कर दूं आपके लिए, तो ऐसा हम कह सकेंगे कि p बाई क्यू में अगर ऐसा 2m और 5n रहा तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट करेगा. ठीक है, इसको डिटेल में देखना है तो यार कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बट रिवीजन बिल्कुल अच्छी हो रही होंगी. आई होप जो लोग सही में इस वीडियो को सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट हो रहा होगा, आई होप. उसके बाद सेम वही कहानी है, इसको भी मैं यहाँ पर शॉर्ट करके आपको बता सकता हूँ कि p अपॉन अगर ये 2m और 5n के फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल q है, मतलब विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2m और 5n, तो फिर इसका जो डेसिमल एक्सपांशन रहेगा वो रहेगा यारो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इधर ही दिया हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार, सिर्फ समझ लो इधर चीज़ों को, मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह के पीछे मत भागो. बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएंगी, आप उससे डाउनलोड कर पाओगे, मैं आखिरी में बताऊंगा ही, बट पहले सिर्फ समझ लो इसको अच्छे से. तो बस यार रियल नंबर्स में तो इतना ही है, और क्या ही है रियल नंबर्स में. उसके बाद हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स में क्या है यारो, अगर a आपका एक रूट है, ठीक है, अल्फ़ा है आपका एक रूट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बीटा है आपका कोई रूट फिर से कोई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फिर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो. तो अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो आपका आएगा माइनस बी बाई ए. ठीक है, और अगर उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा सी बाई ए. ये किसके लिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में. ठीक है, अब वही अगर अब ये भी चीज़ ज़्यादा इधर तो काम में नहीं आएंगी, ये ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए आएगा, बट तो भी इसको मतलब इंपॉर्टेंस तो रखता ही है. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं. तो इसके लिए कुछ इस प्रकार से है, इसके जो तीनों रूट्स है, ये तीनों इसके रूट्स है. ठीक है, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स है, जैसे आपको पता है कि हाईएस्ट डिग्री जो रहते हैं उतना नंबर ऑफ रूट्स रहता है, तो उसका आएगा माइनस बी बाई ए. अगर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा आएगा सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा आएगा माइनस डी बाई ए. चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा. उसके बाद और ये भी है यार कि अगर आपको अल्फ़ा और बीटा गिवन है, चलिए इधर तो ए और बी है, तो ए और बी समझ लो ये दोनों रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. ठीक है, रूट्स ऑफ एन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है. तो यारो ऐसे वक्त क्या होगा कि अगर आपको ये दिया और कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, तो आप कैसे फॉर्म करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. ठीक है, यानी ये वाला फॉर्म. चलो बहुत बढ़िया, आई होप ये भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा. आगे बढ़ते हैं. अब आता है यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो भी फॉर्मूले हैं, तो इधर एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा लीनियर इक्वेशन से. जितने भी बोर्ड के आज तक पेपर आए तो उसमें क्या रहता है कि अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, और एक है यारो ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको बस ना ये रेशियोज कंपेयर करके देखना है. अगर ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू और बी इज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, भी जोड़ी दो. अब इधर अगर ऐसा आ रहा होगा, एक सेकेंड, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल. हाँ, अगर ऐसा आ रहा होगा यारो तो समझ लेना कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी वो कहीं तो भी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रहता है. ये जो इधर जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना, बस ये सॉल्यूशन रहता है, और उसे हम गिनेंगे कंसिस्टेंट में. ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे कि कंसिस्टेंट इक्वेशन है. उसके बाद हाँ,
अगर तीनों इक्वल आ रहे रेशियोज तो समझना कि वो कोइंसिडेंट लाइंस है और उसके इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, वो उनको हम कहेंगे डिपेंडेंट इक्वेशन। बट ये भी कंसिस्टेंट में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट यानी क्या रहता है कि इफ द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन तो है बट इन्फिनेटली है, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशंस है, इसलिए हमने उसको एक अलग नाम दिया डिपेंडेंट, बट ये आता कंसिस्टेंट में है क्योंकि भैया सॉल्यूशन तो है ही ना। बट ये जो है जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है बट वो इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसे केस में ना पैरेलल लाइन्स है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इनकंसिस्टेंट हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं यारो। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो यार कितने जल्दी रिवाइज करवा दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका पूरा रिवाइज भी हो गया सिर्फ एक पेज में। ठीक है, और इसमें और ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं प्योर फॉर्मूले करवा रहा हूँ, ठीक है, प्योर फॉर्मूले। मतलब इसमें आप ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि मैं मतलब थेरम्स वगैरह भी करवाऊँ। थेरम्स यार नहीं है इस वीडियो में, इसमें जो पूरे जो फॉर्मूले हैं जिनको हम कह सकेंगे कि भैया ये फॉर्मूला है, वो सारे इंक्लूड किए गए इस वीडियो में, जो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। बिल्कुल मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई रहेंगी। तो ये देखो यार अब देखते हैं हम ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है। तो b² - 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं लिख दूँ तो d को हम लिख सकेंगे b² - 4ac, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर अब इसको भी मैं आपके लिए सम अप कर देता हूँ। इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0 तो आप कह सकोगे कि भैया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम कह दें कि d इज़ इक्वल टू 0 तो हम कह देंगे कि भैया 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है और रियल तो है ही, मतलब रियल 2 इक्वल रियल रूट्स। और अगर d इज़ लेस देन 0 तो भैया नो रियल रूट्स है, इनके रियल रूट्स है ही नहीं, फिर वो आयोटा वगैरह के फॉर्म में जाता है जो आपको नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसकी समरी है, इस क्रॉस को हटा देते हैं भैया। हाँ, ये इसकी समरी है और इसी के बेस पर आपका आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको आप लिख सकते हो कि ये तो है ही कि x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a, बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्लस और माइनस √d/2a, क्योंकि भैया d तो ये रहता है ना और वही तो है इधर अंदर। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा यार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आता है क्या क्या। आगे देखते हैं क्या है। तो अब आता है आगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है गाइस। ये चैप्टर तो एक्चुअली पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। तो कॉमन डिफरेंस यानी अब वो देख लेते हैं। ये अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूँ ak+1 माइनस ak। अब इसका मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस का। अब समझ लीजिए कि आपको AP दी गई हुई है 1 3 5 7, ठीक है, और सो ऑन। तो अगर आपको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो ये आई होप आपको पता होगा कि इनको नाम क्या है। इसको कहते हैं हम A, ये हो गया A2, ये A3 और ये A4। तो यारो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो मैं A2 माइनस A भी कर सकता हूँ, A3 माइनस A2 भी कर सकता हूँ, A4 माइनस A3 भी कर सकता हूँ। अगर ये सॉरी हाँ, अगर ये सब कुछ इक्वल आ रहा होगा तो ही मेरा कॉमन डिफरेंस मतलब तो ही जो भी है वो एक AP है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया यार कि अगर मैंने यहाँ पर ये तो 1 ही है ना, ये A1 ही है तो AK हो गया ये, और यहाँ पर 1 + 1 2 K+1, वैसे ही इधर भी 2K हो गया, 2 + 1 3 यानी A3 - A2। तो वही तो लिखा है ना यार इधर कि AK+1 माइनस AK। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको क्लियर होगा सब कुछ। उसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला क्या है भैया, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a है फर्स्ट टर्म। देखो यार एक्चुअली वीडियो होनी तो आइडियली चाहिए थी सिर्फ फॉर्मूलेस की, बट मैं आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। तो जी हाँ बिल्कुल, आप पूरा फ़ायदा उठाइए इस वीडियो का, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए यार, उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। और ये इस प्रकार से ये जनरल टर्म या फिर nth टर्म का फॉर्मूला है। सम ऑफ n टर्म्स के लिए है यार n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इनकी सारी टर्म्स आपको पता ही है, तो आई होप इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर ये एल नया आ गया, तो एल इज़ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है यहाँ पर एल, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले हो गए आपके सम ऑफ एन टर्म्स के। उसके बाद अरिथमेटिक मीन, अब इसका क्या है भैया एक्सप्लेनेशन, कि अगर ए बी सी ये तीनों एपी में है ना, एपी में, तो जो बी रहेगा वो ए प्लस सी बाई 2 रहेगा, ए प्लस सी बटे 2। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल्स यहाँ पर स्किप करा गया है क्योंकि ट्रायंगल में कोई फॉर्मूला नहीं है यार। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा, वो भी फॉर्मूला नहीं, वो भी थ्योरम है। हम थ्योरम से एक स्टेटमेंट निकालते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं कि वही आपको पता ही होगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो इसलिए मैंने ट्रायंगल्स और सर्कल जो चैप्टर है, वैसी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनको इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत तो बिल्कुल है यार, ये सारे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मेन बात क्या आती है कि ये सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, थेरम्स नहीं है इस वीडियो में, ठीक है। अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वीडियो थोड़ी लंबी भी बन जाए तो यार वो टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा इस वीडियो से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या है यार, कि पहले तो हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला, जैसा यहाँ पर दिया गया है। डिस्टेंस फार्मूला जो हो गया हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कब एप्लीकेबल है, जब आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, x1 y1 a पॉइंट एंड b पॉइंट x2 y2। तब अगर आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वर्क करेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। समझ लो एक लाइन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस पे दो पॉइंट्स प्लॉटेड है, मतलब वैसे तो टोटल 4 है, ए बी सी डी। तो अगर मुझे इस पर एक्चुअली x और y के कोऑर्डिनेट, समझ लीजिए ये x और y है, ये निकालना रहा, तो मेरा a से b के बीच का रेशियो हो जाता है m, और अब हमारा जो ये है, हमारा जो b से d का डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है n, ठीक है। आई होप आपको एकदम क्लियर होंगी ये बात। अब उसके बाद ये फॉर्मूला क्या है भैया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से आपका आ जाएगा एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, और my2 प्लस, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर n चाहिए, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। यहाँ पर चाहिए यारो n, मतलब हाँ यहाँ पर n ही चाहिए, इधर y1 तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। और तो ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला भी। अब उसके बाद सेक्शन फार्मूला से जो डिराइव होता है वो हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। ये तो भैया सबको ही आता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। और ये डिस्टेंस फार्मूला ही है, ये नहीं भी याद रखे तो कोई बात नहीं, बट याद रख लो, इससे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। कि अगर एक पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है, अगर एक पॉइंट दिया ही हुआ है कि ओरिजिन है, और जो b है वो x2 y2 है, तो यारो ये फॉर्मूला लगा देना सीधे सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देना। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो एक्चुअली मेन है यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया यार। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर बी पर है 90 डिग्री, और हमारा जो एंगल है वो हो गया आई एम सॉरी, हमारा जो ये हो गया, आई थिंक एंगल ए हो गया, ये है ना, ये एंगल ए हो गया। तो यहाँ पर हमें इस ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में मत देखो यार, कंफ्यूजन हो जाएगा यार, नहीं तो। और साइड एडजेसेंट टू ए ये हो गई, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और यहाँ पर ये हो गई अपोजिट टू, ठीक है, अपोजिट टू एंगल ए। चलो बहुत बढ़िया। तो ये कुछ मैंने करेक्शंस कर दिया यहाँ पर। उसके बाद साइन ऑफ एंगल ए, यानी अगर मुझे निकालना है साइन ऑफ ए, तो क्या होगा यार, मेरा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा बिल्कुल। जो इधर तो आप देख ही सकते हो बी सी बाई ए सी हो जाएगा, सही बात है। वैसे ही कोसाइन हो जाएगा मेरा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस ए बी बाई ए सी हो जाएगा। टेंजेंट हो जाएगा मेरा, मतलब टैन ए हो जाएगा मेरा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो हो जाएगा बी सी बाई ए बी। वैसे ही मेरा कोसेक, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, जिसका ही मतलब होता है 1 बाय साइन ए,
यानी कोसेक और साइन ये दोनों हो गया यारो, क्या हो गया ये हो गया रेसिप्रोकल्स। यानी अगर इन दोनों को कभी के ज़माने में मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। और इसका मतलब इसका बिल्कुल, चूंकि ये रेसिप्रोकल है तो इसका एकदम उल्टा आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट हो जाएगा इसका, हाइपो बाय अपोजिट। ठीक है। वैसे ही सीकंड का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, और ये कॉट जो है हमारा वो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और ये रेशियोज तो एकदम बेसिक है यार, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये मिटा देता है पहले ये, जी हाँ बिल्कुल। टेबल जो इसके अगले चैप्टर में यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो यारो ये वाला टेबल है। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन की क्या है वैल्यूज़, 0 डिग्री पे आता है यारो 0, 30 डिग्री पे आता है 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे आता है √3/2 और 90 डिग्री पे आता है 1। ठीक है। और कॉस क्या है 1 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे 1/2 और 90 डिग्री पे 1। यानी ये चलता है बिल्कुल उल्टे, यानी इसको उल्टा लिख दो तो फिर भैया कॉस बन जाएगा। फिर इसको अगर डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ये टैन वाला। ठीक है गाइस, आई होप आपको अगर देखना है तो आप बिल्कुल पॉज करके इसको अभी याद कर लो। और मैं बस आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या कैसा है। साइन के जो भी मतलब अगर 0 है तो 0/1 है ये, तो इसको 1/0 कर दो, जो नॉट डिफाइंड है तो वो कोसेक 0 हो जाएगा। 1/2 है तो इसको 2/1 कर दो, 2 कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा। सही बात है। तो वैसे ही कॉस का हो जाएगा यारो सेक ए, यानी वही उल्टा उल्टा जैसे मैंने कहा, और टैन का हो जाएगा कॉट। तो ये आपको ज़्यादा क्लियरली इसके अगले स्लाइड में पता चलेगा यहाँ पर, जहाँ पर मैंने बस आपको दे दिया कि कॉसेक ए = 1/sin ए, सेक ए = cos ए, टैन ए = 1/cot ए। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टैन ए = sin a/cos ए, है ना। और आपकी 3 आइडेंटिटीज ये भी बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। एक हो गया आपका sin² a + cos² a = 1। जी हाँ, ये एक हो गया आपका sec² a - tan² a = 1 फॉर 0 डिग्री इक्वल टू ए, सॉरी, फॉर a इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। वैसी जो तीसरी आइडेंटिटी है cosec² a = 1 + cot² a, वो लगेंगी फॉर a विच इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री और इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपके है। और इसको थोड़ा नहीं भी याद रखा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ इसकी आपको ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। बस ये जो 3 आइडेंटिटीज़ है, कौन सी, इसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ यार आपके लिए। cos² = 1। देखो यार बिल्कुल, अब आपको आई होप, सॉरी ये sin² है, तो आपको अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लाइक वाइक कर दो, कुछ अगर इच्छा हो तो, अगर आपको सही में कुछ ना कुछ फ़ायदा अगर हो ही रहा होगा इस वीडियो से तो। यहाँ पर ये 3 आइडेंटिटीज़ हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अब आ जाता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स आ जाता है। अब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये तो पता है यार 2πr है, बचपन से पता है बोलना। इसमें आर क्या हो गया, समझ लो ये सर्कल है, ये हमारा रेडियस हो जाता है। ठीक है। और यही इसके अलावा और मैं लिख दूँ, या फिर πd, यानी ये जो डायमीटर बनता है ये। ठीक है। वैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr², ये तो पता ही है। सेम r, जिसमें r रेडियस के लिए है। लेंथ ऑफ आर्क, इसको नॉर्मल लिख दो यार, लेंथ ऑफ आर्क आपका रहेगा θ/360 × 2πr। ठीक है। एक सेकेंड, ये क्लियर भी तो कर देते भैया, आपको साफ सुथरे नोट्स देने ना लेक्चर के। वैसे एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, θ/360 × πr²। अब इसमें आप पूछोगे थीटा क्या है, तो आई होप आपको सेक्टर का मतलब तो पता ही होगा। ये जो सेक्टर रहता है ये r हो गया बराबर, तो अब इसमें ये जो थीटा रहता है मतलब यही हो गया थीटा। ठीक है। और वैसे ये क्या है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक अच्छा सा कोई सर्कल बना लूँ
और यहाँ पर उसका एक सेक्टर बना लूँ, ये ऑब्वियसली सेंटर नहीं है बट अभी के लिए समझ लो, और ये मैंने ऐसा ट्रायंगल ज्वाइन कर लिया। तो ये जो पार्ट बच गया ना, ये हो गया मेरा सेगमेंट। तो अगर मुझे इसको निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली यार कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं सेक्टर का जो एरिया है उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दूँ। सही बात है। और ट्रायंगल का एरिया क्या, अब चूंकि इधर रेडियस दिया हुआ है तो आपको एक और बात बता दूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, या आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं एक बार बिल्कुल आप अपने स्कूल्स में, आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में एक बार पूछ के देख लेना। बट इसका भी एक रहता है कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका एक फार्मूला रहता है। अगर इसके लिए परमिशन होगी तो यूज़ करना, वरना यार हेरोन्स फार्मूला तो है ही, और बाकी भी काफ़ी सारी टिप्स है। आप परपेंडिकुलर गिरा कर ट्रिग्नोमेट्री भी से भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो तो है ही, बट ये भी एक फार्मूला हो जाता है। तो यार प्लीज़ इसको ध्यान में ज़रूर रखना। अब आ जाता है स्टैटिस्टिक्स पे। अब इसके लिए एक्चुअली मैं रेकमेंड करूँगा, अभी तक तो जितने भी फॉर्मूले हुए यार, उसमें एक ऐसा था कि मैंने आपको लगभग आइडिया दे दी कि अगर उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं भी समझे तो ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। बट स्टैटिस्टिक्स में कैसा है, इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंडेटरी है, मैंडेटरी है बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता ना कि क्या कैसे निकालना है तो बिल्कुल और बिल्कुल फंस जाओगे। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स अभी तक समझा नहीं है तो शायद से आगे मैं जो फॉर्मूले बताऊँ वो भी आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि यार इसके फॉर्मूले है काफ़ी डेंजरस, क्योंकि ऐसे आए नहीं है अभी तक। तो प्लीज़ यार इसके लिए पहले कुछ भी करके कॉन्सेप्ट समझना, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है फॉर्मूले समझ में आने वाले हैं। और मैं काफ़ी ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ यार, वरना अगर मेरे हाथ में सही में रहता था, अगर मेरी इच्छा रहती थी तो मैं आपको सीधे सीधे बोल सकता था कि ये इनफ है। और क्या होता था, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी रट लेते थे वो फॉर्मूला और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता था एग्ज़ाम में। तो इसके लिए पहले मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ो, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम करो यार, और फिर ही इसका कुछ फ़ायदा हो सकेगा। ये तो मैं बस आपसे रिवीजन करवा रहा हूँ। एक हो गया हमारा, चलो फिर पहले मीन के लिए शुरू करते हैं। मीन के लिए के 3 मेथड्स रहते हैं एक्चुअली, एक स्टेप डेविएशन भी है, बट वो चूँकि रिड्यूस सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने उसका फॉर्मूला इंक्लूड नहीं किया। तो मीन के लिए कैसा है भैया कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो यारो प्लीज़ इसको समझ लेना, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत से लोगों को यहाँ पर ये फार्मूला समझ में नहीं आया होगा, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बात है वो, क्योंकि ये चैप्टर के फॉर्मूले समझना इतना आसान नहीं है, बट प्लीज़ आपको समझना तो पड़ेगा ही। उसके बाद आ जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड, जो हो जाता है ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी है अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। और जो मेरे दोस्त यार लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं तो उनके लिए, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा यार कि यारो यहाँ पर ए अज्यूम्ड मीन हो गया, और जो डी आई हो गया वो हो गया आपका एक्स आई माइनस ए, यानी क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन। चलिए बहुत बढ़िया। और अब आ जाता है मीडियन। मीडियन मीडियन कैसे निकालोगे यार, एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर क्या है, एल हो गया आपकी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब आप सोचोगे यार वो मीडियन क्लास कैसे निकालना है, तो यार यही तो बात है ना, आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूले पर टिके हुए तो शायद से आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बस ये बात समझने की कोशिश करो, ऑफेंड वगैरह मत हो, बट थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपको समझना तो पड़ेगा, क्योंकि अंत में जो करना है वो तो आपको ही करना है ना। एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जी हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ हो गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। कई से लोगों को सी एफ का मतलब ही नहीं पता होगा, तो सी एफ का भी थोड़ा सा डिटेल है, मतलब आपको एक प्रिसीडिंग टर्म ऐड करते जाना पड़ता है, तो वो भी आपको जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होंगी मीडियन क्लास की, और एच क्लास साइज होगी, ठीक है। और जो लोग रिवाइज कर रहे होंगे उनको तो बिल्कुल मज़ा आ रही होंगी, कुछ एक आध फार्मूला भूल भी गए होंगे तो सब कुछ रिकॉल होते जा रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब मोड भी देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एल प्लस एफ आई माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ सॉरी एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये एफ वन एफ नॉट क्या है, ये भैया आपको मॉडल क्लास से चूज़ करना पड़ता है, तो वो तो मैं बता ही देता हूँ। एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल बिल्कुल, और सारे क्लास साइजेस इक्वल है। एफ वन जो हो गया वो फ्रीक्वेंसी हो गई मॉडल क्लास की, एफ नॉट हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। चलो, और एक एम्पिरिकल फार्मूला भी आता है यारो इसमें,
एम्पिरिकल फार्मूला, इस पर क्वेश्चन आ जाता है यारो, तो इसको बिल्कुल याद कर लो। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, या फिर इसको 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड भी याद रख सकते हो। इसका कारण क्या है कि आपको फिर याद रहता है कि भैया यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 ही बचेगा और इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही है। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका हो गया। तो इस तरीके से, या फिर सीधे सीधे, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं यार, याद कर लो इसको, क्या ही जा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे, और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ख़त्म हो गया है। नहीं, सरफेस एरिया वॉल्यूम भी बचा है यारो। प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है यार। इसमें क्या है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी भी है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसको इधर थोड़ा घिसे पिटे लैंग्वेज में, मतलब घिसे पिटे नहीं, ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा क्या प्रोफेशनल लैंग्वेज है, बट इसको मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता दी है, चाहे तो पढ़ लो उसको। और वही, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी ये है और अगर मैं इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा इवेंट का, क्योंकि कोई भी मतलब कोई भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करोगे ना तो 1 मिलता है। ये तो आपको सालों से पता है। अगर किसी बैग में से आपको कुछ निकालना हो और उसकी प्रोबेबिलिटी 50% हो, यानी 1/2, तो ना निकालने की भी 1/2 हो गई। इसको दोनों को ऐड कर दो 2/2, जो हो जाएगा 1। ठीक है, और अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो निकालने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट टू नॉट हैपन, यानी नॉट ई, तो निकल आएंगी ना। तो बस वही दिया हुआ है, ये ध्यान में रख लो, पी नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं भैया जिसके लिए लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इससे, क्योंकि यार वो याद नहीं होते बोलते फॉर्मूले। तो कोई बात नहीं यार, होती है तकलीफ़, मुझे भी पता है, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ले लेते हैं यार टोटल सरफेस एरिया। क्यूब से शुरू करते हैं, एक सेकेंड ज़रा। तो देखो यार, अभी क्यूब के लिए आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा यारो 6a²। ए इसकी हो गई साइड, ये जो आपको दिया हुआ है ना HLB, तो क्यूब का तो आपको पता ही है, LHB तीनों इक्वल ही होते हैं, तो इसको हम कॉमन में A लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a², यानी ऊपर का साइड का मतलब सारे जो भी सारे फेसेस है ना सबको गिन के। वॉल्यूम हो जाएगा A3, और लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a², यानी ऊपर का और नीचे का अगर हमने छोड़ दिया तो हो जाएगा 4a²। तो बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आई एम सॉरी। तो एक सेकेंड, और अब देखते हैं हम क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड अब कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको भी पता है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया यार, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। यार थोड़ा सा याद कर लेना इसका, एक्चुअली अगर आपको सही में इसके डेरिवेशन सीखना है ना, तो यारो आपको मैं एक मतलब एक आपको चीज़ बता दूँ कि डियर सर नाम का एक यूट्यूब चैनल है यार। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन वगैरह के पैसे, वो तो एक्चुअली मुझे पहचानते भी नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट डियर सर नाम का एक चैनल है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक वीडियो में ये सारे फॉर्मूले आए कहाँ से, मतलब ऐसे तरीके से सिखाया गया है कि आपको इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। बहुत बहुत बढ़िया वीडियो है, आप ज़रूर देख लेना उसको। डियर सर की वीडियो है सरफेस एरिया वॉल्यूम की। तो चलिए फिर ये तो हो ही गया, और लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2H इंटू L प्लस बी। क्योंकि ऐसे ना कैसा हो जाता है कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है ये सब कुछ याद रखना। अगर आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट्स पता हो, इसके पीछे का पता हो कि भैया क्या कैसे करना है, तो आप एक्चुअली इसको ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हो। सही बात है ना। तो अब वॉल्यूम देख लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच। बस यार मतलब जिन लोगों ने एक्चुअली ये चैप्टर समझा है उनको तो मतलब काफ़ी हद तक आ रही होंगी ग्रिप, बट जिन लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है यार, उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेना, क्योंकि कैसा एकदम डिटेल में एक वीडियो में सब सारे चैप्टर के तो यार कवर नहीं हो सकता, बट फॉर्मूले सारे कवर्ड है इसमें। टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं क्या है। तो ये होता है यार 2πr इंटू R प्लस एच, या फिर H प्लस R, जो कहना हो। इधर रेडियस क्या हो गया है, रेडियस हो गया आपका ये वाला, ठीक है, ये आउटर रेडियस हो गया एक्चुअली, और ये इनर रेडियस हो गया। इसको ज़्यादा एकदम ये मत देखो,
इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायग्राम की, बस इतना याद रख लो। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ऊपर का और नीचे का अगर छोड़ दिए तो हो जाएगा 2πRH और वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा ये बिल्कुल। आगे देख लेते हैं यार कोन का। अब कोन में कैसा है यार कि πr/r+l जो है, πr/r+l से निकल आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब आपको बता दो कि ये जो एंगल रहता है ना इधर, ये वाला, ये रहता है 90 डिग्री। तो l जो है इसको कहते हैं हम पहले तो स्लैंट हाइट, या मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीन पर लिखा नहीं हुआ है तो मैं आपको ये इधर ही बता देता हूँ। और l को आप निकाल सकते हो यारो √r² + h² से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे लैटरल सरफेस एरिया को आप निकाल सकते हो πrl से, यहाँ पर भी l के लिए सेम। और वॉल्यूम को निकाल सकते हो यारो 1/3 πr² से। चलो बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं यारो स्पीयर। स्पीयर ये रहा आपका स्पीयर, और इसमें भी मैं एक सेकेंड रेडियस बना दो क्योंकि क्वेश्चन में तो रेडियस दिया ही हुआ है ना। तो ये अगर ये है तो ये हो जाए, अरे यार एक सेकेंड अच्छे से बना लेते हैं यार आपको, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये हो गया यार आपका रेडियस यहाँ पर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा 4πr² से, और इसका वॉल्यूम निकल आएगा 4/3 πr³ से। चलो बहुत बढ़िया। अब हेमिस्फीयर क्या है यार, हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr², और इसका लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। ये ऐसा कुछ दिखता है आपका हेमिस्फीयर। लैटरल सरफेस एरिया में मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ ये कवर होगा। ठीक है, ये कवर होगा सिर्फ, और ये जो ऊपर जो बेस दिख रहा है सर्कल का ये नहीं कवर होगा। ये तो मैंने इसके पहले भी आपको अभी बता दिया। और वॉल्यूम जो है वो होगा 2/3 πr³। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पर हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर हो जाता है ये वीडियो ख़त्म। इसमें हमने देख लिए ऑल फार्मूले, देख लिए यार हमने ऑल फार्मूलाज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो यार लाइक और शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को हिट कर दो। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ लेना। वैसे फार्मूले में क्या ही डाउट आएगा यार, वो तो मतलब है फार्मूले तो है फार्मूले, और कॉन्सेप्ट्स तो मैंने आपको कहा कि कहीं और से सीख लेना। आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे funstudies100@gmail.com पर मेल कर सकते हो। और अगर आपको इस पूरे पीपीटी, ये जो पूरी की पूरी पीपीटी थी, इसको पीडीएफ फॉर्म में अगर आपको मतलब इन शॉर्ट अगर आपको लेक्चर नोट्स डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, उस पर क्लिक करो और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको स्क्रीनशॉट वगैरह की कोई दिक्कत हो ना। वैसे तो भी एक सेकेंड यारो, बट तो भी अगर आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के झंझट में नहीं पड़ना तो मैं एक बार जल्दी से आपको ये सारे फार्मूलाज दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना अगर, तो यार ले लो। मैं बस एक सेकंड में ये करूँगा, तब तक मैं ये मिटा भी देता हूँ। उसके बाद ये तो क्लियर है बिल्कुल, आप पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना होगा तो। ये भी मिटा देते हैं बिल्कुल, ये भी मिटा देते हैं। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे यार बिल्कुल। तो यारो फिर इसी के साथ मुझे लगता है कि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या कैसे है ये सारे फार्मूले। हमने जैसा कहा था कि यारो इस वीडियो में हम सारे का सारा जो कुछ भी है वो सब कुछ कवर करेंगे बिल्कुल। तो हमने सारे फार्मूले इस वीडियो में कर लिए हैं कवर। तो यारो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लर्न एक्सप्लोर नरिश एंड एंजॉय विद फन स्टडीज़।